सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्याश शर्मा। आई होप तुम लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। जेई नीट के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज वगैरह सब लोग अच्छे से दे रहे होंगे एंड बोर्ड्स भी काफी अच्छे हुए होंगे। वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करना तुम्हारे बोर्ड्स कैसे हो रहे होंगे, कैसे होने चाहिए थे और कैसे हो रहे हैं। व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी इफ वी टेक अ लुक एट द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। Now, some of the students keep asking me, भैया please make a video on the most important topics of class 11th। अभी एक ऐसा तुम लोग टॉपिक मेरे को बता रहे हो जिसपे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। वाई? बिकॉज आई कंसिडर कि ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th आर इंपॉर्टेंट। यार ऐसा नहीं कि तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दोगे तो तुम्हें फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। आएंगे अच्छे नंबर, आएंगे डिसेंट मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें टॉप मार्क्स चाहिए तो एक भी चैप्टर, जो टॉपर्स होते हैं यार, वो एक भी चैप्टर लीव नहीं करते हैं, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में यूज होने वाला है, तो क्यों लीव करना उस पर्टिकुलर टॉपिक को। और अगर ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन भी आ गया जेईई मेंस में, तो एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स का डिफरेंस आता है, जिससे तुम एक एक दो दो एनआईटी का सीएस स्किप करके किसी तीसरे अच्छे एनआईटी का सीएस जा सकते हो। तो इस बात को अपने माइंड में जरूर रखना कि 11th के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबकी एनसीईआरटी कंप्लीट करना। क्लास 12th में एंट्री करने से पहले किसी की भी एनसीईआरटी मत छोड़ना यार। बाकी तुमने सिंगेज, एचसीवी जो भी बुक्स की है वो तुम्हारी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, तुम्हारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड बढ़ता है, लेकिन एक एनसीईआरटी ऐसी बुक होती है जो सबको एक इक्वल लेवल पे लाती है। तो उस इक्वल लेवल तक आओ पहले, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ प्रीवियस ईयर और भी जितनी बुक्स हैं उनको सॉल्व करते हुए, कोचिंग मटेरियल वगैरह सॉल्व करते हुए। इस वीडियो में आई विल नॉट टेल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th, आई विल टेल दोज टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th व्हिच आर लिंक्ड इन क्लास 12th, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 11th के जो हम कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इनको हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है वही इनमें ज्यादातर है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम होगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो इनको अगर तुम 11th में अच्छे से पढ़ोगे देन 12th में काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा बाकी स्टूडेंट्स से जो क्लास 11th बर्बाद करके आते हैं। और ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स की क्लास 11th बर्बादी होती है। तो तुम उस कैटेगरी में अगर नहीं आना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, सबसे पहला चैप्टर। क्लास 11th में अगर मैं एचसीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो एचसी वर्मा सर की बुक है, तो ग्रेविटेशन 8th चैप्टर है। नाउ बोथ दीस चैप्टर्स आर लिंक्ड इन सच अ वे कि अगर तुम ग्रेविटेशनल के फॉर्मूलेस का डेरिवेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ नहीं करना है, बस कांस्टेंट्स को रिप्लेस करना है, तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। इनफैक्ट तुम्हें डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है और तुमसे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम में कि डिस्क के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, लेकिन तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मालूम है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है, मैंने काफी अच्छा एग्जांपल लिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है रिंग के सरफेस पे और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है रिंग के स्लॉट सरफेस ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे करके एक रिंग बनी है, रिंग से एक्स डिस्टेंस दूर जाके जो पॉइंट है उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है। नाउ आई सपोज कि तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर अच्छे से आता है, तो तुमने लिखा E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट? यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन एग्जाम में पूछा गया ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाएगा, बट एप्लीकेशन हो सकता है। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, इसका कांस्टेंट होता है k, जिसको तुम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कुछ लोग कहते हैं। तो k का एनालॉग ग्रेविटेशनल में होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल G। चार्ज q का एनालॉग ग्रेविटेशनल में होता है मास, दैट्स इट। k और q को रिप्लेस किया g और m से, गेम ओवर यहीं पे। यही नहीं, तुम डिस्क का अगर पोटेंशियल वाला फॉर्मूला देखोगे दोनों में तो सिर्फ कांस्टेंट्स का डिफरेंस है। या तुम एक रॉड रहती है प्लस चार्ज की, राइट, उससे r डिस्टेंस परपेंडिकुलर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल है, जरूर अटेम्प्ट करके जाना। ग्रेविटेशनल में भी इसको पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चैप्टर्स लिंक रहते हैं और काफी ज्यादा लिंक रहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ और टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे गॉस लॉ आ गया, वो एक नया टॉपिक है। कैपेसिटर्स भी कुछ लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट?
सेकेंड, ऑल्टरनेटिंग करंट इज लिंक टू एसएचएम। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास जो करंट रहता है वो ऑल्टर इस तरीके से करता है कि उसका जो आई का फॉर्मूला रहता है वो जनरली आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में आता है। और ये इक्वेशन तुमने एसएचएम में ऑलरेडी डेराइव की है कि अगर किसी का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रपोर्शन में आ गया तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगी। तो ये चीज तुम्हें ऑल्टरनेटिंग करंट में फिर डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने एसएचएम को अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर रखा है। लिंक से मेरा ये भी मतलब है यार, तुम लोग इस वीडियो को गलत मत लेना, कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस लिंक रहेंगे चैप्टर से, पूरा चैप्टर नहीं लिंक रहने वाला है। ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम्हें हो सकता है कुछ नई चीजें सीखने को मिले, राइट। हाँ, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यार, एसएचएम में हमारा फेजर डायग्राम होता है, राइट। कि अगर एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं, एक ऐसे और एक इस तरफ, राइट। तो फेजर डायग्राम से देखो, ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कुछ लोग निकालते हैं, राइट, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन फेजर की जो इंपॉर्टेंस रहती है वो अलग रहती है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में भी फेजर यूज होगा। तो एसएचएम में फेजर अच्छे से पढ़ाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी फेजर अच्छे से पढ़ पाओगे। थर्ड इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर से लिंक्ड है, बहुत ज्यादा लिंक्ड नहीं है, बट किस तरीके से एक वेव प्रोपगेट करती है स्ट्रिंग में उसको कंपेयर किया जा सकता है टू द वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर। चाहे एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव ले लें, चाहे एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव ले लें, जो आता है म्यू 1 माइनस वी टू अपॉन म्यू 1 प्लस वी टू। तो अगर इसमें म्यू 1 है उसमें v1 होगा, v और म्यू का इनवर्स रिलेशन भी होता है, v इज इक्वल्स टू रूट टी बाय म्यू, राइट। तो थोड़े बहुत टॉपिक्स लिंक रहते हैं तो पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें रखोगे तो इसमें फायदा होगा। केमिस्ट्री तुम लोग का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ मैंने 11th के टॉपिक्स लिखे हैं, ये मैंने 12th के टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। मोल कॉन्सेप्ट 10th में भी थोड़ा सा इसकी झलक मिलती है, बट 11th में इसके डेप्थ में आते हैं। डेप्थ में कैसे आते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। अब इसी में मेरा एक तुम लोग से क्वेश्चन है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन भी एक होता है, दो उससे हम रिलेशन नहीं रख रहे हैं ज्यादा। सॉल्यूशंस में क्लास 12th में पहले जो कुछ पेजेस है एनसीईआरटी के उसमें यही कवर किया गया है, पूरा रिकैप है मोल कॉन्सेप्ट का कि सारे तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार अच्छे से याद आ जाए। तो अगर तुमने यहाँ अच्छे से पढ़ रखा है, तुमने मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर रखी है, NaHCO3 वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तुमने, तो तुम्हें सॉल्यूशन में बेनिफिट होने वाला है। फिर तुम सॉल्यूशन चैप्टर के अपने पर्सनल कंटेंट पे जंप कर सकते हो। इसका पर्सनल कंटेंट मतलब हेनरीज लॉ, वांट ऑफ फैक्टर, जो इसके अपने नए टॉपिक्स हैं, इस पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो ये अच्छे से पढ़ना। सेकंड, इक्विलिब्रियम इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इक्विलिब्रियम सबसे टफ चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 11th का, राइट, आयनिक इक्विलिब्रियम स्पेशली। अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट मेरे को ऐसा ही फील हुआ था। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, दो काफी ज्यादा क्वेश्चन थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, बट मैंने उसमें से कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यार एक फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन कांस्टेंट का, Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो होता क्या है, कभी कभी अल्फा यहां से निकालोगे और अल्फा को पुट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां से निकालोगे, तो एक फॉर्मूले तो आने चाहिए, राइट। फॉर्मूले तो हमें नहीं स्किप करने। इनफैक्ट जेईई एडवांस 2021 का पेपर उठाना, जहां तक मुझे याद है, पैराग्राफ में इन दोनों चैप्टर से लिंक करके क्वेश्चन दिया था। अल्फा इसके थ्रू शायद निकालना था और फिर के या कुछ और निकालना था इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला यूज करके। दो मैं वो क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व कर पाया था, पैराग्राफ था, दो में से एक ही पार्ट हुआ था मेरा, बट तुम उसको सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से रीड करोगे। थर्ड और फोर्थ दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग को ऑलरेडी भी मालूम होगा। केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारा चैप्टर होता है क्लास 11th का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या पढ़ाते हैं? एमओटी पढ़ाते हैं, VSEPR पढ़ाते हैं कि इसके ऊपर इतने लोन पेयर हैं तो इसका ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर ज्योमेट्री उससे प्रेडिक्ट करेंगे। फिर शेप क्या है, शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तुम इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लोन पेयर से क्या होता है, शेप चेंज हो सकता है, ज्योमेट्री नहीं, शेप बदल जाएगा। लोन पेयर रिपल्शन होगा तो ऐसे हो जाता है शेप, कभी टी शेप हो रहा है, लेकिन ज्योमेट्री उनकी फिक्स रहती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो
अब ये लिंक अब जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, तो इसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाते हैं, लैटिस एंथैल्पी पढ़ाते हैं, राइट, हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ाते हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ाते हैं, कैटायन एनायन का रेडियस क्या होता है, और डिस्टॉर्शन कैसे होता है, फजान्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो लिंक रहता है तुम्हारा ब्लॉक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में तुम सबसे पहले तुमको यही पढ़ाया जाता है कि अगर निकोजेंस है फॉर एग्जांपल, तो इनका ट्रेंड क्या है, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, इनको कंपेयर करेंगे ग्रुप 16 से, उन दोनों के आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों ही चैप्टर में। फिर केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिंक रहता है, किस तरीके से भैया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कंपाउंड्स रहते हैं, एमओटी वीएसईपीआर उसमें भी यूज होता है, तो ये पढ़ा है तो इसको पढ़ने में इजीनेस होगी। लिंक मतलब कि इसके कुछ टॉपिक्स, अगर मतलब इसका पोर्शन है थोड़ा सा, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट, उसमें थोड़ा सा पार्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग का, तो अगर तुमने पढ़ रखा है तो वो थोड़ा सा पार्ट तुम्हारा 100% ऑलरेडी कवर हो गया क्लास 12 में एंट्री करने से पहले। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को इस पूरे पेज पे लगा, दैट इज जीओसी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है जीओसी। 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्राइज करती है जीओसी का। एक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये कैसे पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड कौन कौन से इफेक्ट्स शो कर रहा है। मीजोमेरिक दे रहा है, प्लस एम दे रहा है, माइनस एम दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, माइनस आई दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है कि नहीं। इनफैक्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, प्लस आई इफेक्ट से, राइट, या एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया फिनॉल पे OH मेटा पोजीशन पे, तो अगर ये कंपाउंड आ रहा है तो अटैक करेगा या नहीं करेगा। ये सब पता करने के लिए जीओसी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को विदाउट पीएनसी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। मेरे को पर्सनली सबसे टफ चैप्टर लगा अभी तक की मैथमेटिक्स की मेरी जर्नी में प्रोबेबिलिटी, राइट। बेस थ्योरम हटा दे या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कुछ लिमिट तक हटाई जा सकती है, तो अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता जो पीएनसी से लिंक नहीं रहता है। तो पीएनसी अच्छे से पढ़ो तभी प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। ऐसे भी आएगा जैसे मैं कह रहा हूँ बेस थ्योरम, तो अगर लक है तुम्हारा बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो तुम हो सकता है उसको सॉल्व कर ले जाओ, बट ऐसे चांसेस कम है, तो लक के बेसिस पे नहीं चलो, इस चैप्टर को पढ़ के जाओ। सेकंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तुम्हें मालूम है ऑलरेडी क्लास 12th में कैलकुलस रहता है, तो 11th में लिमिट्स डेरिवेटिव्स पढ़ा है। कैलकुलस में हमारे फंक्शंस आते हैं, उसमें यूज होता है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आता है, उसमें भी यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यूज होता है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना जरूरी है। थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक हो गया है, किसी ने मुझसे पूछा भी था भैया ट्रिग्नोमेट्री आप कहते हो हमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर लिमिट्स वाले चैप्टर या और चैप्टर कैसे करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ तुम पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी छोड़ दो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी लेवल पे तो उसको जरूर पढ़ो ताकि किसी और चैप्टर में दिक्कत ना आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लिंक रहता है। कैलकुलस के क्वेश्चंस देख लोगे, अगर डिसकंटिन्यूटी तुम्हें दिखानी है, तुम्हें जेईई एडवांस वाले जो है वो एक टफ क्वेश्चन देना चाहते हैं डिसकंटिन्यूटी पे, तो ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट लगा देंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस हो जाती हैं। वेक्टर्स हो गया तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज मिलता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स में यूज होता है, क्लास 12th के या क्लास 11th के भी। सो दैट वाज ऑल। कुछ और टॉपिक्स मैं इंक्लूड कर सकता था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर तुम्हें मालूम है तो एरिया अंडर कर्व्स में थोड़ा काम तुम्हारा आसान हो जाता है कि तुम्हें जरूरी नहीं हर बार पैराबोला या इलिप्स का या और किसी फिगर का तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ही हो। कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डायरेक्ट एक पॉइंट का उसने वैल्यू बताया रहता है, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस व्हिच आई फेल्ट। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करना और मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमने इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी रीड कर लिए हैं। दैट्स इट, थैंक यू।